देश में थमने लगी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में मिले 3,26,098 नए एक्टिव केस। बिहार में भी मरीजों की संख्या में आई भारी गिरावट। कोरोना के बीच बढ़ा बिहार में ब्लैक फंगस का खतरा। पटना में 10 मरीजों में पुष्टि, बांका में 2 की मौत। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की तबीयत में नहीं दिखी सुधार। पटना लाने की तैयारी में जुटा प्रशासन। नालंदा में शादी समारोह का माहौल मातम में हुआ तब्दील। छत गिरने से 2 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा के बाद अब पटना में पप्पू यादव का इलाज होगा। उन्हें शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। बेहतर इलाज के लिए जाप सुप्रीमो को राजधानी पटना लाया जा रहा है। तो ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं। खुद जाप जन अधिकार पार्टी के ट्विटर अकाउंट, ऑफिशियल अकाउंट से यह जानकारी साझा की गई है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। अब दर्शकों तक यह खबर हम शेयर करें। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को अब बेहतर इलाज के लिए राजधानी पटना शिफ्ट करने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। तो दरभंगा के बाद अब पटना में पप्पू यादव का इलाज होगा। उन्हें बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच लाया गया था, लेकिन वहां भी उनकी तबियत में सुधार होता नहीं दिख रहा है। और इसके बाद अब फैसला ये लिया गया है कि पप्पू यादव को पटना शिफ्ट कर दिया जाए, वहां उनका इलाज हो। और बेहतर इलाज के लिए राजधानी पटना उनको लाने की तैयारी कर रहा है प्रशासन। और जन अधिकार पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से यह खबर साझा की गई है, जो कि हम आपको बता रहे। तो अब दरभंगा के बाद पटना में होगा पप्पू यादव का इलाज। तो बेहतर इलाज के लिए पप्पू यादव को पटना लाया जा रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर हम आपको अभी इस वक्त टीवी स्क्रीन के जरिए बता रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, जाप ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। पप्पू यादव की तबीयत में लगातार सुधार होता नहीं दिख रहा था, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और लगातार प्रशासन भी अब तैयारियों में जुट गया है। और पप्पू यादव को अब पटना लाया जा रहा है। राजधानी पटना में बेहतर इलाज होगा पप्पू यादव का, जिसके लिए प्रशासन भी तमाम तैयारी कर रहा है। और पप्पू यादव को जल्द से जल्द राजधानी पटना लाया जा सकता है। तो पटना में पप्पू यादव का इलाज होगा। और जाप ने ट्वीट करके यह जानकारी साझा की है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं पप्पू यादव। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता उत्कर्ष जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, पप्पू यादव को अब आखिर में पटना लाया जा रहा है बेहतर इलाज के लिए। लगता है संपर्क हमारा टूट रहा है, तो बता दें आपको बड़ी खबर। दरभंगा के बाद अब पटना में पप्पू यादव का इलाज होगा। बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना लाया जा रहा है। यहां उनका बेहतर इलाज होगा। इसको लेकर जाप ने भी जानकारी दी है। लगातार जाप के कार्यकर्ता, जाप के समर्थक इस बात से नाराज थे, लेकिन अब पप्पू यादव पटना रहे। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, अब पप्पू यादव को पटना लाने की तैयारी कर रहा है प्रशासन। के बीते उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, उनको लगातार 3-4 दिनों से ट्रैवल कराया जा रहा है। देखिए, आपने देखा है कि पहले उनको पटना से सुपौल गया, फिर सुपौल ले जाया गया। इतना नहीं, बाद में उन्हें दरभंगा भी ले जाया गया। अब जब तबीयत उनकी स्थिर नहीं हो रही है तो उन्हें पटना भी ले जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में जाप द्वारा ट्वीट करके कहा गया है कि उनकी तबीयत अब ठीक नहीं है, जिस वजह से उन्हें राजधानी पटना ले आया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि उन्हें पटना कहाँ एडमिट किया जाता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा हालांकि कोशिश रहेगी सरकार की कि उन्हें पीएमसीएच में रखा जाए, लेकिन जो जाप के नेता है उन्हें का कहना है कि प्राइवेट अस्पताल में उन्हें रखा जाए ताकि उनकी इलाज अच्छे से हो सके। जी उत्कर्ष, बीते दिन उन्हें दरभंगा में जब वो डीएमसीएच में थे तो उन्हें फिर निजी अस्पताल में पारस में एडमिट कराया गया। पप्पू यादव ने खुद जानकारी दी कि यहां पर अस्पताल प्रशासन सही नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है ठीक से, उन्हें पारस में एडमिट कराया गया है। लेकिन अब उनकी हालत फिर बिगड़ी और अब राजधानी पटना। तो पटना में क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है, जहां पर भी उन्हें क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएमसीएच में ही उनका इलाज हो सकता है, बड़े अस्पताल में हो सकता है, तो क्या कुछ जानकारी उस पर निकल कर आ रही है? पीएमसीएच की बात जरूर कही जा रही है कि सबसे बड़ा सरकारी संस्थान है। हालांकि वहाँ जो स्थिति है उससे सबसे ज्यादा वाकिफ पप्पू यादव खुद है, इसलिए वो खुद अनुरोध कर रहे हैं कि मुझे पारस या रूबन जैसे बड़े निजी अस्पतालों में रखा जाए ताकि मेरा उपचार अच्छे से हो। हालांकि जो कवायदें ये लगाई जा रही है, सरकार का ये कहना है कि उन्हें पीएमसीएच रखा जाए क्योंकि सरकारी अस्पताल है और वहाँ उनका इलाज किया जाए। क्योंकि बीते दिन दरभंगा में जैसे देखा गया कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में रखा गया था,
लेकिन सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा था, इसलिए उनको पारस दरभंगा के बिल्कुल बिल्कुल उत्कर्ष, ठीक है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो जानकारी हमसे साझा की। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अब जाप सुप्रीमो को दरभंगा के बाद पटना लाया जा रहा है। पटना में पप्पू यादव का इलाज होगा। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए खुद जन अधिकार पार्टी ने ट्विटर अकाउंट से यह खबर जानकारी शेयर की है। तो बेहतर इलाज के लिए अब राजधानी पटना लाया जा रहा है पप्पू यादव को। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की सेहत में लगातार सुधार भी होता दिख रहा था और इसे डीएमसीएच अस्पताल के अधीक्षक मणिभूषण शर्मा ने भी जानकारी दी थी और उन्होंने कहा कि पप्पू यादव की सेहत में तेजी से सुधार हुआ है। अलग अलग बीमारी के विशेषज्ञ लगातार पप्पू यादव की स्थिति पर नजर बनाए हैं। वहीं पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ने की सूचना के बाद उनकी पत्नी और कांग्रेस नेता रंजीत रंजन भी देर रात डीएमसीएच पहुंचे और पप्पू यादव से उन्होंने मुलाकात की है। बिल्कुल नॉर्मल है। अभी 1.5 घंटा हम वहाँ रह के आए हैं। ऐसे उनका 1-1.5 महीना पहले गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो थोड़ा सा जहाँ साइट जो है वो थोड़ा टेंडरनेस है और डायबिटिक के पेशेंट हैं तो थोड़ा परेशानी होती ही है। पैर उड़ में झुंझुनाहट ही सब हल्का फल्का, और सब तरह से ठीक है। बिल्कुल बात उत कर रहे हैं, नॉर्मल है। कुछ नॉर्मल रूटीन जाँच उनका लिखा गया है, कल करा लेंगे। दांत में कुछ दिक्कत बता रहे हैं, दांत का डॉक्टर कल देख लेगा। बिल्कुल ठीक है। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। वही लंबे वक्त से उनकी तबीयत भी खराब चल रही है। ऐसे में सरकार जानबूझकर पप्पू यादव को परेशान कर रही है। वहीं युवा परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी की ओर से पटना के अस्पतालों में भोजन वितरण का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। जैसी स्थिति का लोग मैंने वर्णन कर रहे थे तो हमें यह लगा कि ये सरकार कोई ना कोई साजिश रच रही है और आदरणीय पप्पू यादव जी को बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और इनको अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करवाया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, बिहार में एक बड़े खतरे ने दस्तक दे दी है। ब्लैक फंगस का मामला तेजी से बढ़ने लगा है। राजधानी पटना में फिर ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस को 5 और संक्रमित मिले हैं और इनमें 4 पटना के और 1 मरीज मुजफ्फरपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एम्स में अब तक ब्लैक फंगस के 10 मरीज भर्ती हो चुके हैं। राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 16 मरीज पाए गए हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रदेश में 25 मई तक लॉकडाउन लागू है, जिसको लेकर प्रशासन भी सख्त है। लेकिन राजधानी की सुरक्षा और चाक चौबंद कैसी है, इस रिपोर्ट में देखिए, खुद समझ जाएंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रदेश में 25 मई तक लॉकडाउन लागू है, जिसको लेकर प्रशासन सख्त तो है, लेकिन राजधानी की सुरक्षा और चाक चौबंद कैसा है, ये डीटीवी भारत की रियलिटी चेक में पता चला। बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है, लेकिन प्रशासन सड़कों पे कितना एक्टिव है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम बोरिंग रोड चौराहे पे हैं और देख सकते हैं गाड़ियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन की मुस्तैदी कितनी है वो हम दिखाने को निकले हैं। और रात के 2:30 बज रहे हैं, इस वक्त 2:30 बजे का समय है और कहीं ना कहीं इस दौरान लोग कम संख्या में निकलते हैं, लेकिन बोरिंग रोड चौराहे का नजारा आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन दूर दूर तक आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद नहीं है। दरअसल बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया, तो सरकार ने अपने गाइडलाइन में बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी। तो प्रशासन की सतर्कता और जिम्मेदारी बढ़ गई, जिसको लेकर रात के 2:30 बजे जब डीटीवी भारत की टीम ने रियलिटी चेक करने पटना की सड़कों पर निकली तो तस्वीरें देखने वाली थी। ये तस्वीरें चौंकाने वाली थी, सड़कें राजधानी की थी, लेकिन प्रशासन नदारद थी। शहर के इनकम टैक्स गोलंबर पर ना जांच के लिए अधिकारी थे और ना ही पुलिस प्रशासन। इस वक्त हम राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे हैं, रात के 2:30 बज रहे हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। वो ट्रैक्टर है यहाँ पे ये निकला है, इनसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका?
बबलू जी। लॉकडाउन का वक्त है, घर से बाहर निकले हैं, क्या कारण है? बालू गिराने आए हैं। बालू गिराने आए हैं, सरकारी माल है। बालू गिराने आए हैं? हाँ जी। कोई चेकिंग हो रहा है यहाँ पे? चेकिंग कहाँ है? चेकिंग नहीं है। कुछ चेकिंग नहीं हो रहा है? नहीं जी। रात का वक्त है, गाड़ियाँ ऐसी जा रही है, प्रशासन चेकिंग कर रहा है क्या? नहीं चेकिंग है। कोई चेकिंग नहीं हो रहा है? नहीं। अब जरा तस्वीरें शहर के बोरिंग रोड चौराहे की देखिए। यहाँ थोड़ी दूर पर दो पुलिस वाले तो दिखे जो जांच के नाम पर सख्ती की बात कर रहे थे, लेकिन सड़कों पर फर्राटा भरती ये गाड़ियां इनके बातों को दरकिनार कर रही थी। जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं उनको रोका जा रहा है? उसको रोका जा रहा है कि आप लोग मास्क पहन के निकलिए और इतनी बड़ी रात में मत निकलिए। सारा उसको जो सुझाव दिया जाता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। उसको जब नहीं मानते पहले समझाते हैं, समझाने के बाद जब नहीं मानते हैं, जब लड़ झगड़ जाते हैं तो उसको हम लोग डंडा से पीटते भी हैं। लोगों को यही संदेश देना था, कोरोना से बचें, आप अपने बचें और दूसरे को भी बचाएं। ऐसे में इन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि जब राजधानी पटना की सुरक्षा ऐसी है तो फिर बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि प्रदेश में लागू लॉकडाउन को पुलिस ऐसे पालन करा रही है क्या जिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना फैलने का डर रातों में रहता था, उनकी तैयारी यही है। सवाल यह भी उठता है कि अगर सुरक्षा ऐसी होगी तो रात के अंधेरे में माफिया और अपराधी बड़ी घटना को अंजाम नहीं देंगे। सवाल यह भी है कि क्या सरकार इसी सुरक्षा के बदौलत प्रदेश में क्राइम के ग्राफ को रोकना चाहती है। डीटीवी भारत के लिए निषेध की रिपोर्ट। गया सांसद विजय कुमार मांझी और विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने आपदा विभाग द्वारा चलाए जा रहे सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद और विधायक ने लोगों से शिकायत और सुझाव लिए। सांसद ने कहा कि राज्य में कोरोना की आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। ऐसे में आप सब भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। सामुदायिक रसोई घर गरीबों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया है और आज मैं और मेरे साथ माननीय सांसद विजय मांझी जी हम लोग आज गए थे। 3 स्थानों पर हम लोगों ने जाकर जो स्थानीय आसपास के गरीब लोग, ठेला वाले, रिक्शा वाले, मजदूर, गरीब निर्धन असहाय लोग, ऐसे तमाम लोग वहाँ पर कतारबद्ध होकर खाना ले रहे थे और हम लोग जब बात किया उनसे तो उन्होंने कहा खाना बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा व्यवस्था खाने का है। दरभंगा जिले में कोरोना संक्रमित मरीज और उनके परिजनों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में 30 और बेड बनाने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसके बाद अब आइसोलेशन वार्ड में कुल 280 बेड की सुविधा आपको मिलेगी। इस मौके पर जिले के डीएम ने कहा है कि दरभंगा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। पहले डीएमसीएच में कोरोना आइसोलेशन वार्ड में 90 के आसपास बेड था, वो 119 कराया गया है और 30 बेड हम लोग बढ़ा रहे हैं। आज मैक्सिमम कल मॉर्निंग तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद आईसीयू में 25 बेड तैयार है, जिसमें 8 बेड तत्काल कार्यरत है। इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते जाना। 20 हॉस्पिटल हम लोग ने चिन्हित कर लिया, पहले 14 हॉस्पिटल था। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लगभग 280 बेड हम लोग ने उपलब्ध कराया है, क्योंकि दरभंगा नॉर्थ बिहार का बहुत प्रमुख केंद्र है और कई जिलों से भी लोग आते हैं। नवादा सदर अस्पताल स्थित वैक्सीनेशन सेंटर को अब बदल दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत शहर के पार नवादा स्थित सेंट जोसेफ स्कूल के कैंपस में नए टीकाकरण सेंटर की शुरुआत की गई है, जिसकी जानकारी देते हुए सदर एसडीएम ने कहा कि सदर अस्पताल में उमड़ रहे भारी भीड़ के कारण ऐसा फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि संक्रमण को लेकर लोग अस्पताल जाने से कतरा रहे थे, इसके चलते भी नए सेंटर का फैसला लिया गया। सदर हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन करा रहे थे और चूंकि 18 प्लस का वैक्सीनेशन अब कराना है तो और 200 लोगों को एक दिन में स्लॉट दिया जाता है और 45 प्लस वाला का वैक्सीनेशन कराना है। तो उससे सरकार के गाइडलाइन के अनुसार स्कूल में कहीं भी वैक्सीनेशन जो बढ़िया साइट है जहां भीड़भाड़ सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे, उसके अनुरूप हम लोग ने सेंट जोसेफ स्कूल को चिन्हित किया है और ये काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर हम लोग सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध करा रहे हैं।
देश सहित बिहार में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है, जहां राजधानी पटना के होटल पाटलिपुत्र में बैंक कर्मी और उनके परिजनों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। एक और जहां वैक्सीन लेने के लिए टीकाकरण केंद्र पर भीड़ लगी है, तो वहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। कोविड नेगेटिव ही आए हुए हैं, सब यहाँ पे हाईली एजुकेटेड है, वेल डिजर्व पीपल है। द थिंग इज कि कुछ ऑफिस बियरर पीएनबी के यूनियन एसोसिएशन के कुछ ऑफिस बियरर अपनी सीट का फायदा उठा के अपने स्टाफ और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इस चीज को इन लोगों को क्लियर मेंशन कर देना चाहिए कि पीएनबी को प्रायोरिटी दिया जाएगा, बाकी बैंक को प्रायोरिटी नहीं रहेगा। हम लोग नहीं आते, इतने दिन वैक्सीन नहीं लगा है, 10 दिन और नहीं लगता, हार्डली मैटर्स। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ पर्सनल कि वी आर कैपेबल ऑफ पेइंग, हम पैसा देने में सक्षम है, आप हमें प्राइवेट में लगवाने का परमिशन दे दीजिए, हमें कोई जरूरत नहीं है भीड़ लगाने की और फ्री में लाइन लगा। बक्सर में गंगा नदी के घाटों पर शवों के मिलने का मामला थम नहीं रहा। अब शुक्रवार को शहर के साथ नाथ बाबा घाट से शव मिले हैं। बता दें कि 10 मई को चौसा प्रखंड के महादेवा घाट पर 71 शव मिलने के बाद बक्सर प्रशासन ने गंगा में महाजाल लगाकर शवों के आने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही, लेकिन दोबारा शवों का मिलना सरकार से लेकर प्रशासन तक की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। ये तस्वीरें विचलित करती है। आखिर एक हफ्ते के अंदर नदी में अचानक कहां से इतने शव आ रहे हैं? बक्सर के अलावा पटना सिटी के गुलबी घाट से भी 2 शव बरामद किए गए। इसमें एक बच्चे का और एक युवक का शव शामिल है। रोहतास में नगर परिषद के तमाम प्रयासों के बावजूद लोगों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। शहर की गलियां हो या फिर प्रमुख सड़कें, हर ओर गंदगी देखी जा रही है। ऐसे में अब डेहरी नगर परिषद ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई के तहत जुर्माना राशि वसूलने का निर्णय लिया है। नगर परिषद के अधिकारी ने यह साफ किया कि अब कड़ाई से इसका पालन होगा और जून के बाद से शहर की गलियां हो या सड़कें चकाचक नजर आएंगी। बिल्कुल 15 जून से हम लोग स्वच्छता को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रावधानों के साथ रोड पे रहेंगे। जिन व्यक्तियों के द्वारा, जिन प्रतिष्ठानों के द्वारा इस बिहार जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रावधान के तहत जिन लोगों द्वारा भी शहर में कचरा फैलाया जाएगा या किसी प्रकार से कचरा फैलाने में सहयोग किया जाएगा, उन सभी लोगों को हम लोग जुर्माने के साथ। नालंदा जिले में शादी समारोह का माहौल अचानक गम में तब्दील हो गया। जिले के अमामा गांव में शादी समारोह के दौरान घर का छत गिर जाने से 3 लोग जख्मी हो गए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस घटना में 2 युवक की मौत भी हुई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक मौत के मामले की पुष्टि नहीं की। वह इस दौरान थानाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि सभी जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज फिलहाल जारी है। नीचे में बाल बुतरू खेल रहा था घर के आगे में, वो छज्जा गिर गया। गिरने से इतना आदमी घायल हो गए, कम 50 आदमी करीब। 50 में 5 मर चुके हैं। सब और सब कहाँ है? अब तक यहाँ है, जो मरे हैं जो गांव पर भी है, यहाँ भी एक ठो मर के चुके हैं। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक और स्कॉर्पियो के आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। तो वहीं घटना में 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। फिलहाल सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जिसमें से सबकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। मालीपुर के आसपास हसनपुर इधर डी बस, नौला डी बस चले थे। घटना हुआ गरपुरा के पास गाँव है। हुआ सर जी, हम जा रहे थे, उधर से गाय आ रहा था, तो स्कॉर्पियो उधर से जो आ रहा था ना, तो हमारे इधर चाँप दिया, से गाड़ी मथी हो गया, हम गिर गए दोनों, उनको ज़्यादा चोट लग गया। राजधानी पटना से सटे शाहपुर थाना क्षेत्र के तुरहा टोली में अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें 3 लोगों के जख्मी होने की बात सामने आई है। फिलहाल तीनों घायलों का इलाज दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है, जहां उनका जिनकी स्थिति है वो अभी फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। बता दें कि पुलिस को इसकी सूचना भी दे दी गई है, जहां पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। 2 व्यक्ति गांव में बैठे हुए थे और एक वार्ड पार्षद इंदर कुमार और छावनी वार्ड पार्षद प्रदीप राम। इस पर जहाँ तक अभी तक जो जानकारी हुई है, किसी व्यक्ति द्वारा
गोली चलाने की बात आई है, जिसमें छर्रा लगने से दोनों व्यक्ति जख्मी हुए हैं, जो खतरे से बाहर हैं, जिनका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर में चल रहा है। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व में भी प्रदीप से केस हुआ था। केस के संदर्भ में खंगाला जा रहा है मैटर। और बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने औरंगाबाद से आ रही है, जहां एक युवती के साथ 4 दरिंदों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। तो युवती के साथ ये घिनौनी वारदात औरंगाबाद में सामने आई है। 4 युवकों ने ये सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, औरंगाबाद से ये खबर हमारे सामने आ रही है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये 4 लोगों में से जो एक आरोपी है, उसे पुलिस ने फिलहाल धर दबोचा है। औरंगाबाद के ये देव थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां युवती के साथ 4 दरिंदों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता औरंगाबाद से रुपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, 4 दरिंदों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इसको मैं बता दूं कि ये देव क्षेत्र का मामला है, जहां एक युवती के साथ में 4 युवकों ने जैसे कि दुष्कर्म है। बताया जाता है, पीड़िता ने बताई कि एक युवती जो है वो देव थाना क्षेत्र के ही एक युवक अपने प्रेम प्रसंग, जिसके बाद युवक ने युवती को एक सुनसान जगह पर बुलाया और वो उसी जगह पे 3 की संख्या में घात लगाए बैठे दोस्तों ने भी उसके साथ में युवती के साथ में बारी बारी से दुष्कर्म किया। और जिसके बाद युवती ने महिला थाने पहुंचकर लिखित आवेदन दी है और कार्रवाई की मांग की। इधर महिला थाना अध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो एक आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, उसे धर दबोचा गया है। 3 लोगों के लिए अभी छापेमारी जारी है। क्या उसमें अब तक सफलता मिल पाई है? अब तक अगर सफलता की बात करें तो फिलहाल नहीं मिल पाई है। तीनों युवकों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर ली जाएगी। बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे रुपेश, युवती के परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्या उन्होंने कोई पहले से कोई इस बारे में बताया कि क्या उनमें से किसी को वो जान रहे हैं? जी उसका जहाँ तक कि जो पुलिस है उसने साफ बताई है कि एक देव का ही एक युवक है जिसके साथ वो प्रेम करती थी। उसी से मिलने के लिए युवक ने एक सुनसान जगह पर बुलाया था, जहाँ पर 3 युवकों ने मिलकर के साथ में दुष्कर्म किया। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश आपका। तो इस खबर पर नजर बनाए रखें। तो बड़ी खबर औरंगाबाद से, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। 4 लोगों ने इस सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें से एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। 3 अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाशी, जिनकी तफ्तीश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, झारखंड में महिला थानेदार रूपा तिर्की की मौत मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से सीबीआई जांच कराने की मांग की है। आपको बता दें कि साहिबगंज पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आत्महत्या की बात कर रही है। इस आत्महत्या की बात को न उसके परिवार वाले मान रहे हैं, न आदिवासी संगठन के लोग मान रहे हैं, न राजनीतिक दल के लोग मांग रहे हैं। यहाँ तक कि सत्तारूढ़ दल के विधायक माननीय लोबिन हेमरेम जी, बंतु तिर्की जी भी सीबीआई की मांग कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी मौन क्यों? जब आपके दल के विधायक, भारतीय जनता पार्टी, आदिवासी संगठन और स्वयं उसके परिवार कि लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं, तो आप मौन क्यों? लोगों में चर्चा इस बात की है कि आप किसी अपने खास व्यक्ति को बचाने के लिए आप मौन धारण किए हुए हैं और मामले को सीबीआई की जांच नहीं दे रहे हैं। झारखंड के दुमका में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां जंगल से निकला एक हाथी गर्ल्स स्कूल का गेट तोड़कर अंदर घुस गया। इस दौरान एक युवक गंभीर रूप से भी घायल हो गया है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रांची अस्पताल भेजा गया है। युवक की पहचान रसिकपुर निवासी विशाल के रूप में की गई है। वहीं हाथी आतंक मचाता हुआ स्कूल से निकलकर होटल मेहर गार्डन की तरफ गया, जहां उसने होटल मेहर गार्डन का दीवार भी तोड़ दिया। पलामू के रेड़मा स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन के दौरान ही वैक्सीन खत्म हो गया। लोगों का आरोप है कि बिना रजिस्ट्रेशन के परिचित लोगों को वैक्सीन देने के कारण रजिस्ट्रेशन वालों को वैक्सीन नहीं मिल पाया है। रेड़मा
स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर 1 घंटे तक वैक्सीन की कमी रही, जिससे अफरा तफरी का माहौल भी बना। वहीं केंद्र पर मौजूदा स्वास्थ्यकर्मी ने कहा है कि थोड़ी सी चूक भी हुई है। यहाँ 20 मिनट से खड़े हैं और ये लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन खत्म हो गया है और अगर अभी रजिस्ट्रेशन वालों को ही मिल रहा है तो काउंटिंग के हिसाब से ही देना चाहिए था ना वैक्सीन। तो यहाँ पे काफी 20-25 लोग ऑलरेडी खड़े हैं और लोग एक एक दो करके आ ही रहे हैं। तो ये इनका कहना है कि 4-5 ऊपर नीचे हो गया, बिना रजिस्ट्रेशन वालों को गलती से दे दिया, तो 25-30 लोग एक्स्ट्रा कैसे हो गए हैं? और अभी तो स्लॉट का टाइमिंग ही शुरू हुआ है, लोग अभी और आएंगे ही। सरायकेला खरसावां जिले के RIT थाना क्षेत्र में एक 33 वर्षीय महिला का शव मिला है। शव के बगल में 8 साल की मासूम भी घायल अवस्था में पाई गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गंभीर रूप से घायल मासूम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि महिला के पति ने इस घटना को अंजाम दिया है और उसके बाद से ही वो फरार है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने ट्वीट करके बात कही। पप्पू यादव ने DMCH अधीक्षक को पत्र लिखा है और इस लेटर में DMCH के जो अधीक्षक है उनसे उन्होंने कहा है कि आग्रह किया है पप्पू यादव ने और डॉक्टर की निगरानी में रहने की अपील की है। जो DMCH के अधीक्षक है उनसे कहा है और पत्र में 1.25 महीने पहले हुए ऑपरेशन का हवाला दिया है पप्पू यादव ने और कहा है कि उनकी निगरानी में रखा जाए। DMCH में ही डॉक्टरों की निगरानी में रहने की पप्पू यादव ने मांग की है। ये लेटर पप्पू यादव ने DMCH के अधीक्षक को लिखा है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने DMCH अधीक्षक को लिखा है पत्र और कहा है कि उन्हीं के निगरानी में रहने की फिलहाल पप्पू यादव जो है वो मांग कर रहे हैं, ये आग्रह करें पप्पू यादव। और इसके साथ ही एक लेटर में जो उन्होंने लिखा है कि उनका ऑपरेशन हुआ है और इसका हवाला दिया 1.25 महीने पहले का और कहा है कि फिलहाल DMCH के जो अधीक्षक है उनकी निगरानी में रहने दिया जाए उन्हें। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले, जैसा कि लगातार DTV भारत आपसे ये अपील कर रहा है कि लॉकडाउन का पालन करना है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। इस खतरनाक वायरस से बचने के लिए सबसे बड़ा समाधान कोरोना गाइडलाइन ही है। इसका पालन करिए, अपने आप को अनावश्यक घर से बाहर न जाने दें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, क्योंकि आप सुनेंगे बात तभी बदलेंगे हालात। नमस्कार।